आवाज मेरी क्लियर आ रही है? माइक लगाऊं मैं माइक, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कल मैं लास्ट में मोशनल ईएमएफ पढ़ाया था, उसके बाद में मैं बताया था इंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल वेक्टर बोलो, सॉरी वेक्टर नहीं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस के जैसा होता है इंडक्टेंस, ठीक है क्या। और इंडक्टेंस में भी हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था कि अगर कोई भी कॉइल है, सिंगल कॉइल भी हो सकती है और बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं। यूजुअली सोलेनॉइड की बात करते हैं, पर कोई भी और शेप पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर सोलेनॉइड की बात करते हैं, उसको दिखाना इजी रहता है। तो अगर सोलेनॉइड में हम करंट आई भेज रहे हैं, ठीक है, अगर आई करंट जा रहा है तो इस आई की वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा तो इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके, अपने ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसी में से पास हो जाएगा इस तरह से। तो अपने ही थ्रू फ्लक्स भी जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? B डॉट ए, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स विल बी मोर देन 1, तो फॉर्मूला विल बी NBA। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो भी फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। इस कैपिटल एन को हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, और एरिया तो एरिया मान लेते हैं। अगर रेडियस दियो तो पाई आर स्क्वायर पुट कर देना। जो भी है, कहने का मतलब था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है म्यू नॉट N स्क्वायर AL इंटू आई आया। तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेल्फ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू सेल्फ, ठीक है। और फॉर्मूला जो बनाया था वो ये बनाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अपने खुद के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कोई सिस्टम इंड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। आई बात समझ में? इंडक्टेंस का मीनिंग समझ में आ गया? इंडक्टेंस का अगर तुम्हें बोर्ड में लिखना पड़ेगा तो तुम्हें लिखना होगा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। मैंने लिखा दी थी इसकी डेफिनेशन रिटन में क्लास में लिखा दिया था ना, चेक कर लेना ये वाली चीज, अगर बोर्ड्स में पूछी जाएगी तो मैं द सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट जनरेटेड बाय द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। ओके, अपने खुद के करंट की वजह से कोई कॉइल अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है। वाई इज दिस थिंग इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है? EMF, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस d∅b/dt। तो अगर फाई को डिफरेंशिएट करें तो L तो कांस्टेंट है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस L, I चेंज हो रहा है तो di/dt। आई बात समझ में? ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। दिस इज डेफिनेशन, ओके। तो EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल
इज माइनस एल डी आई बाई डी टी या माइनस डी फाई बाई डी टी, दोनों फॉर्मूले अपने अपने वैल्यूएबल है। तो जितनी सेल्फ इंडक्टेंस उतना ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। इस ईएमएफ को कौन सा ईएमएफ बोला जाता है? बैक ईएमएफ। क्यों बोला जाता है बैक ईएमएफ? क्योंकि अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो डी बाई डी टी पॉजिटिव, ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी अपोजिट टू द करंट, और जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी सपोर्टिंग या सेम डायरेक्शन एज करंट। क्या ये बात याद रहेगी सबको? कोई भी कॉइल अगर आप सर्किट में कनेक्ट करते हो तो उसमें से पास होने वाला करंट के चेंज को वो अपोज करेगा। करंट को अपोज नहीं कर रहा है, करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। तो एक तरीके से जब करंट शुरू होगा तो वो इंक्रीज होने को अपोज करेगा, और जब करंट बंद होगा तो वो डिक्रीज होने को अपोज करेगा। क्या ये बात समझ में आई? जब आप बल्ब को स्विच ऑन करोगे तो वो धीरे, जब बल्ब को स्विच ऑफ करोगे तो वो धीरे धीरे बंद होगा अगर उसमें इंडक्टर लगा हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। इसका प्रूफ तो आने का चांस कम है, लेकिन इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे कि एक छोटा सा सर्किट बनाया, और उसमें एक रेजिस्टर लगा देंगे और एक इंडक्टर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया R, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया जिसकी इंडक्टेंस है L। ठीक है, ये एक बैटरी है, उसका ईएमएफ है E मान लेते हैं चलो, और यहाँ पर एक स्विच है हमारे पास, स्विच SWITCH। ओके, अब जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, मतलब कि इसमें इंसर्ट करी, वैसे ये करंट जो है बैटरी करंट भेजना शुरू करेगी सर्किट में, और जैसे ही बैटरी करंट भेजना शुरू करेगी इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा तो वो एक बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये एक परमानेंट नहीं है, बस ये इस करंट के इंक्रीज को अपोज करना चाह रहा है। समझ में आती है बात? अपोज करना चाह रहा है, और वो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, ये क्या हो गया? बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ। तो आप हम लोगों ने किरचॉफ्स लूप लॉ पढ़ा था, अगर पूरे लूप में घूम जाए तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम कितना होना चाहिए? 0। तो अगर इस पॉइंट से हम आगे जाते हैं, यहां से A से B जाते हैं, तो A से B के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्लस E। याद आ गया किरचॉफ लूप लॉ? B से C तक तो कुछ नहीं होगा, तो C तक कुछ नहीं होगा, B से D जाएंगे तो B से D, यहां पर क्या आएगा रास्ते में? ये रजिस्टर, तो रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? माइनस आई आर। और D से वापस जब A आएंगे तो इंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताया हमने? माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू A पर वापस आ गए, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंप्लीट लूप शुड बी 0। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, E माइनस आई आर बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, जिसको मैं मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई एल इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूं? मुझे करंट की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। टाइम के साथ करंट कैसे चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना है।
इनिशियली करंट 0 है, फाइनली किसी पॉइंट पे आई हो जाएगा, इनिशियली टाइम 0 है, फाइनली किसी पॉइंट पे टी हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते ही आई थिंक इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट 1 by L dt का इंटीग्रेशन t लिमिट्स गोइंग फ्रॉम 0 to t इज इक्वल्स टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, ln x। याद है सबको? ऐसे ही dx अपॉन a माइनस bx का इंटीग्रेशन होता है ln a माइनस bx अपॉन माइनस b। जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln e माइनस आई आर अपॉन i का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस r। ओके, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, r को और माइनस को उधर भेज दिया, माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर, इसकी लिमिट्स कितनी है करंट की, पहले 0 और फाइनली आई, तो ये बनेगा एल एन ई माइनस आई आर फाइनल लिमिट माइनस एल एन ई हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। बच्चों एक स्टेप मैंने यहां पे खा गया मैं, तो समझ लेना एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई माइनस 0, तो एल एन ए माइनस एल एन बी बन रहा था, उसको मैंने एल एन ए बाई बी कर दिया। तुमको एक बार खुद से करना चाहिए ये, ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या होगा, लेट्स सी, एल एन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू दिस है, तो ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी बराबर हो जाएगा ई माइनस आई आर अपॉन ई। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आई आर बाई ई। और अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, विच विल बी, मैंने ब्लू कलर डाला था, नहीं डाला, विच विल बी ई आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू ई बाई आर। तो आंसर अभी भी वही है, करंट कितना है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ई बाई आर, पर साथ में ये कुछ बड़ी सी वैल्यू आ गई, ये एक फंक्शन आ गया ई का। इस फंक्शन को समझना पड़ेगा हमको अच्छे से, पर पहले तुम प्रूफ लिख लो, फिर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पूछ रहे? अब नहीं हो रहा है। एसी की हवा शायद डायरेक्ट लैपटॉप पे गिर रही थी, ऊपर कर दिया मैंने क्लैप। मुझे तो लगता है कोल्ड कंट्रीज ज्यादा डेवलप ही इसीलिए हुए, उन्हें एसी नहीं चलाना पड़ता था हर बात पे। सही में शांति से घर के अंदर बैठो, बाहर जा नहीं सकते, बाहर ठंड है, पर घर के अंदर कंफर्टेबल है, जरा कंबल ओढ़ के बैठे रहो या आग वाग जला के बैठो। ज्यादा पढ़ाई करी उन लोगों ने, इस चक्कर में ज्यादा पढ़ाई करी तो ज्यादा डेवलप। यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, अंदर कोई बैठ ही नहीं सकता जब तक एसी न लगाओ। पहले एसी होता नहीं था तो सब बाहर खेलते कूदते रहते थे, पढ़ाई नहीं की किसी ने। सही बता रहा हूँ, मजाक सही बता रहा हूँ, यही वजह है। पढ़ाई करना हमारे देश में बहुत डिफिकल्ट है। गर्मी में पढ़ाई नहीं हो सकती, सर्दी में हो सकती। हाँ क्या सही है। और सर्दी अगर बहुत है भी तो पेड़ काट के जला लेते होंगे, पेड़ तो सब जगह अवेलेबल थे ही पहले, अब नहीं है भले ही। तो सर्दी से लड़ना इजी यार, लकड़ी जला लो कहीं से भी जो मिले सो, और क्या। गर्मी से फाइट करना टफ है, एसी चलाओ, हर जगह एसी थोड़ी लग सकता है, लाइट ही नहीं आती आधी जगह तो चलाओ। तुम लोग यहाँ आती है 24 आवर्स लाइट, जो गाँव में
आती है, मेरे यहाँ तो नहीं आती अभी तक। 3 जनरेटर है मेरे यहाँ नर्सिंग होम में, छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ, और सोलर पैनल है सो अलग मेरे घर पे, मतलब 4 चीजें हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। डरना मत, ये फंक्शन बहुत गंदा नहीं है, बस दिखने में इसकी शक्ल खराब है। एज सच ये इसको यूज करना बहुत आसान है, अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। और ये lnx वाला इंटीग्रेशन भी इतना टफ नहीं है, बस ये है कि अपन बहुत कम यूज करते हैं इसलिए तुम भूल जाते हो, पर तुम्हें ये तब भी सीख लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो बोर्ड से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या लिखना है मुझे, इस फंक्शन की बात करनी है। करंट जो है वो इट इज इक्वल्स टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ऐसा है। तो अगर इसे ऐसे देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इस तरह से सोचो कि करंट इज इक्वल्स टू सम वैल्यू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सम अदर वैल्यू, इसको टाउ लिख देते हैं। तो ये तो इसकी फाइनल वैल्यू हो गई, और ये टी बाई टाउ इसको बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट। अभी बताता हूं इसका मीनिंग। टाउ की वैल्यू है एल बाई आर, ठीक है। तो अगर इसका कोई ग्राफ बनाने जाए तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि टाइम की वैल्यू 0 पुट करो जरा अपने दिमाग में, टी की वैल्यू 0 पुट करो। अगर टी की वैल्यू 0 पुट की जाए तो करंट कितना आएगा, टी इक्वल टू 0, करंट की वैल्यू आएगी, टी को 0 पुट करो, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू आई नॉट 0 आ जाएगा। करंट की वैल्यू 0, टाइम इक्वल टू 0 पर करंट 0 है, मतलब स्विच ऑन करते ही करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाई। पर अगर टाइम की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये पहले भी बात हो चुकी है, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 1 बाई ई की पावर इंफिनिटी विच इज 1 बाई इंफिनिटी विच इज 0। तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो 1 बच गया, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू कितना हो गया आई नॉट। तो इसमें करंट जो है वो इमीडिएटली आई नॉट नहीं पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, धीरे धीरे उस वैल्यू तक जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो उसकी वैल्यू आई नॉट तक इमीडिएटली नहीं जा रही है, कैसे जा रही है, इंक्रीज हो रही है इवेंचुअली। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, आई की वैल्यू आई नॉट पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगे, धीरे धीरे इंक्रीज। बस यही फर्क है किसका, इंडक्टर को लगाने का। अगर इंडक्टर नहीं लगाते तो करंट इमीडिएटली ई बाई आर पहुंच जाता, इंडक्टर लगा दिया है तो करंट धीरे धीरे ई बाई आर की वैल्यू तक पहुंचेगा। मैंने बताया था इंडक्टर लगाने का यही एडवांटेज होता है। क्या ये बात 12th वाले बच्चों को समझ में आ रही है, क्या हुआ, कहा, अरे सिद्धार्थ म्यूट कर। ईएमएफ इंडक्टर लगाने से करंट की वैल्यू आई नॉट तक पहुंचेगी तो सही, लेकिन बहुत बड़े टाइम में, धीरे धीरे पहुंचे। दिस क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें टाइम कांस्टेंट, क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, एल बाई आर, ठीक है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अभी बताता हूं, पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लो सब लोग। अगर कभी कोई पूछ ले कि करंट को मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में तो चलो बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के बहुत क्लोज पहुंचने तुरंत ये पहुंच जाता है। ये ग्राफ तेजी से इंक्रीज होगा और फिर धीरे 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 इंक्रीज होगा, बहुत धीरे 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 इंक्रीज। तो अगर पूछे कि करंट की वैल्यू आई नॉट पहुंचने में तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, आई नॉट बाई 2 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 3, इवन नीट में आ सकता है, साहिल ध्यान से सुनना, ठीक है। आई नॉट बाई 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो तुमको ये वाला टाइम चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, आई नॉट बाई 2। देखो मैं करके दिखाता हूं। अगर कोई पूछे कि चलो हाँ पूरा वैल्यू ई बाई आर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, कितने टाइम में 50% वैल्यू पहुंचेगी, तो आई की वैल्यू, आप जो हमारा फॉर्मूला है आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, उस फॉर्मूले में आई की वैल्यू कितनी पुट कर दो, आई नॉट बाई 2। इससे आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, ये हो गया 1 बाई 2,
e की पावर इधर 1/2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। दोनों तरफ log ले लेंगे तो माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू ln 1/2 दैट इज माइनस ln 2 और t की वैल्यू कितनी आई ln 2/टाउ। तो i की वैल्यू 0 से I0/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ln 2/टाउ। I0/3 पहुंचने में I0/3 पहुंचने में I0/4 पहुंचने में, ये कुछ भी पूछे आप इसमें वैल्यू पुट करके वो कैलकुलेट कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट फियर इट। बस इतना याद रखना है ये कौन सा सर्किट होता है, इट इज LR सर्किट। ठीक है, जैसे RC सर्किट था ऐसी LR सर्किट है ये। रजिस्टर के साथ इंडक्टर लगाया है हमने, इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है और इंक्रीज होके इनफाइनाइट टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। हाफ करंट पहुंचने में कितना टाइम लगता है ln 2/टाउ। ठीक है, एक तो ये बहुत पूछा जाता है इसमें, एक और वैल्यू पूछते हैं बार बार, वो भी बताता हूं, लिख लिया। दूसरी एक ये वैल्यू भी बहुत पूछते हैं कि बी पार्ट इसी का, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट आएगी ये सेकंड आएगी, सेकंड्स। ठीक है, हाँ इसकी यूनिट सेकंड्स में आती है। तो टाइम की वैल्यू जब टाउ होगी यानी टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी, उस टाइम पे सर्किट में कितना करंट रीच हो चुका होगा। तो कोई बात नहीं, आई का फॉर्मूला है I0 1 माइनस e की पावर माइनस t/टाउ में इस बार स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर रख देंगे। बच्चों अगर बराबर रखेंगे तो t से t कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, टाउ/टाउ, और कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा E0 1 माइनस e की पावर माइनस 1। ये क्या बन गया I0 1 माइनस 1/e। अब वैसे तो मैं याद रखने के लिए मना करता हूं चीजें, लेकिन ये एक वैल्यू है जो एग्जाम में कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा। आप सबको पता है ई जो यूलर्स नंबर होता है उसकी वैल्यू 2.71 होती है। 1/e की वैल्यू और याद कर लो तो बड़ा फायदा होगा, 0.37 आती है। तुम डिवाइड करके एग्जाम में निकाल सकते हो लेकिन इट विल वेस्ट योर टाइम। तो ये ना वैल्यूज पता हो तो अच्छी बात है। 1/e की वैल्यू 0.37, तो 1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63 I0। तो इन वन टाइम कांस्टेंट करंट की वैल्यू कितनी रीच हो रही है, 63% ऑफ सैचुरेशन या मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। ठीक है, समझ में आई बात। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में करंट की वैल्यू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रही है। पूरी वैल्यू रीच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इनफाइनाइटली हाई। लेकिन दो चीजें पता होनी चाहिए कि टाइम कांस्टेंट के जब खत्म होगा टाइम तब कितना परसेंट करंट होगा और हाफ करंट रीच होने में कितना टाइम लगता है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट देम डाउन। डन, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का रोल, सर्किट में करंट के फ्लो को वो स्लो डाउन करता है, चेंज ऑफ करंट को स्लो डाउन करता है। ठीक है, हाँ इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। एक सर्किट दे दिया, ओके, इसका ईएमएफ है E, रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी R है, इंडक्टेंस है L। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। क्वेश्चन है द स्विच इज टर्न्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर स्विच को ऑन किया तो व्हाट इज द करंट कमिंग आउट ऑफ बैटरी एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी। जैसे ही स्विच ऑन किया इमीडिएटली सर्किट में से कितना करंट निकलेगा, बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, और थोड़ी देर बाद, एग्जैक्टली इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी देर बाद सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी रीच हो जाएगी। तो तुम्हें तो इनफाइनाइट सोच के ही आंसर करना है, पर हाँ लैंग्वेज में बोलते हैं कि इमीडिएटली क्या करंट होगा एंड आफ्टर सम टाइम कितना करंट होगा। तो तुमको क्या समझना है, ध्यान से सुनो। जैसे ही ऑन करोगे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होगी, बहुत तेजी से चेंज होगी, तो बैक ईएमएफ बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और बहुत ज्यादा जनरेट होगा तो इसमें से करंट की वैल्यू कितनी रहेगी। मान लो यहां से I1 है और यहां से
I2 है, तो t इक्वल टू 0 पर I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आ रही है बात समझ में? सर्किट को स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर अपने में से करंट अलाउ नहीं करेगा। स्विच ऑन करते ही t इक्वल टू 0 पर, पिछले वाले केस में देख सकते हो t इक्वल टू 0 पर करंट 0 आया था, तो t इक्वल टू 0 पर आप इंडक्टर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो I1 की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो? 0। I2 की वैल्यू, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का EMF के बराबर होगा E, और यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस होगी R। नेट करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कितना हो जाएगा? E बाई R। अब देखते रहना बच्चों ध्यान से, एक सफिशिएंट टाइम निकलने के बाद इंडक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि करंट चेंज होना बंद हो जाएगा, अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। उस टाइम पर इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। 0 रेजिस्टेंस यानी I1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर, और यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस जो भी है यही है, इसकी रेजिस्टेंस तो 0 हो गई है, तो E बाई R, और I2 की वैल्यू अभी भी E बाई R, उसमें तो कोई इंडक्टर था ही नहीं। नेट करंट कितना हो जाएगा? E बाई R। क्या बच्चों ये समझ में आया? स्पेशली 12th वाले बच्चों को t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे ट्रीट करना है, और t इक्वल टू इंफिनिटी पर इंडक्टर को 0 रेजिस्टेंस जैसे ट्रीट करना है। बस इतना ही है कंसेप्ट। तो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर विल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और t इंफिनिटी पर इंडक्टर इज 0 रेजिस्टेंस। को मानते हुए सॉल्व कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर से बोलो। t 0 ना मिले मतलब? हाँ, मोस्ट कॉमन t0 एंड t इंफिनिटी पूछा जाता है। बीच की कोई भी वैल्यू पूछी गई तो जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी ना, उसमें t की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ, बीच की वैल्यूज के लिए जो इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा t का। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस इस पर बनते हैं कि इनिशियली क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा। थोड़ी देर में जब वो टाइम नहीं बताते तो आप मान सकते हो कि वो बड़े टाइम के बाद पूछ रहे हैं। हटाओ इसको भी, लिख लिया था ना। EMF की वैल्यू 154 वोल्ट है, तो मैं करंट निकलेगा कितना बैटरी से एट t इक्वल टू 0 पे बताना है, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे बताना है। चलो हाँ, t इक्वल टू 0 पे 0 होगा करंट। अरे ऐसे भी कर सकते हो, t इक्वल टू 0 पर बच्चों इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? t इक्वल टू 0 पर कितनी रेजिस्टेंस बताई मैंने? नहीं भाई, इंफिनिटी। इंडक्टर की रेजिस्टेंस t इक्वल टू 0 पर कितनी होगी? मतलब उसकी रेजिस्टेंस होती नहीं है, हम बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देता, तो बोल सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो अगर इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जो भी करंट है वो इन दो में से पास करेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे या नहीं? हाँ, तो करंट कितना आया? 154 बाई 11, कितना है ये? 14 एम्पियर आएगा। हो जाओ, किसी और से पूछने दो। हाँ, ये पहला पार्ट समझ में आया? हृदय, आकाश, अमेया, पहला पार्ट समझ में आया नहीं? हाँ या ना बोलो कुछ। पक्का? इनफिनिट रेजिस्टेंस मतलब बच्चों अगर इसकी इनफाइनाइट हो गई तो इस लेग में से अब कोई करंट नहीं जाएगा। इसके 3 इज इररेलेवेंट, इनफाइनाइट प्लस 3 तो इनफाइनाइट ही होगा ना, तो इस लेग में से अब कोई करंट नहीं जाएगा।
इसको आप काट सकते हो, हटा सकते हो। अरे हाँ, अपन तो रब कर सकते हैं। ले लो, समझ में आई बात? तो पहले पार्ट में जहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उसको काट दो सर्किट को, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, बचे हुए सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकाल लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रिदम अमेया? और t इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या करना है? इंडक्टर को भूल जाओ, जैसे इंडक्टर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई अब? 0। तो 0 तो मतलब है या नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 0 ओम से क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी की रेजिस्टेंस 0 ओम है तो इंडक्टर की जगह आप क्या बना सकते हो? प्लेन वायर बना सकते हो। प्लेन वायर मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस वाला वायर। उस केस में इस सर्किट की अब इधर से भी करंट जाएगा, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 जाएगा। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट I1 एंड I2 सेपरेटली। आप इनकी पूरे की आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? आर इक्विवेलेंट ये 6 और ये 3 अब पैरेलल में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? 6 और 3 का पैरेलल में कितना इक्विवेलेंट आएगा? 2 और 5 सीरीज में हो जाएंगे 7। तो I कितना आएगा? 154/7। समझ में आ रही है बात? मतलब इसे सीख लो तो ये इतना सिंपल है कि मैंने इनिशियली 154 ये सोच के दिया था कि 11 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर कुछ भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। एक और पहले ऐसा देता हूं जो तुम सही करके दिखा पाओगे मुझे, ठीक है? इस इंडक्टर की वैल्यू भी गिवन नहीं होगी। गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई, t इक्वल टू 0 पर कितना करंट होगा सर्किट में और t इक्वल टू इंफिनिटी पर कितना करंट होगा सर्किट में? रुक जाओ यार, तुम जल्दी जल्दी बता दे रहे हो, इनको नहीं आया समझ में। फिर हमें यह बता t इक्वल टू 0 पर वैल्यू करंट की। 6 और 18 का इक्विवेलेंट कितना निकला? t इक्वल टू 0 पे किस में से करंट फ्लो नहीं होगा? इसमें से। तो इसमें से तो 6 और 18 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। 18 6 अपॉन 18 प्लस 6। 9/2 आया इसका, प्लस ये वाला 3 अलग, 3 2 6, 15/2 आया। तो करंट आया 60 अपॉन 15/2, दैट विल बी 15 हो जाए 8 एम्पियर। हाँ भाई, हमें को तो आ गया समझ में। आकाश, तेरे से हुआ ये वाला? पहले इन दोनों की आर इक्विवेलेंट निकाली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, और फिर उसमें इसकी सीरीज वाली ऐड कर दी। ये 3 सीरीज में था तो पूरे सर्किट की आर इक्विवेलेंट 15/2 ओम आई। ये आई आर इक्विवेलेंट पहले केस में। यहां तक आई बात समझ में? आकाश, ये क्या, हमें शक्ल दिखाने आता थोड़ी देर के लिए। ये भी गया क्या? साहिल कब का गया हुआ? ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात कर ले। दूसरे केस में क्या करना है रिदम? t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे आपको इंडक्टर को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जगह प्लेन वायर बना दो, ये रजिस्टर लगा दो सर्किट में। कितना था ये? 9 ओम था। अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करो इनका इक्विवेलेंट। 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18 इज इक्वल्स टू 1/r डैश। कौन सा 12 था क्या? भाई वो कहां से आ गया इनके पैरेलल में? ये 3 है ना पैरेलल में, ये एंड पॉइंट्स है। इन एंड पॉइंट्स के बीच में एक ये रजिस्टर है, एक ये है और एक ये है।
ये तीन तो इन दो पॉइंट्स के बीच में है ही नहीं, एबी पॉइंट के बीच में, एबी के बीच में ये तीन पैरेलल में है रेजिस्टर। समझ में आई बात? ये तीनों पैरेलल में है, तो इनका एक सेकेंड मैं भी कर ही रहा हूं। 3 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा? ये R डैश आएगा 18/6। ये तो 3 ओम आ रहा है मेरा, तो बड़ा सिंपल सा आ रहा है। देखना जरा, चेक करो, बताओ ये सही है क्या नहीं। AB के बीच का रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है। हाँ, और करंट आएगा EMF अपॉन ये 3 में ये वाला 3 और ऐड होगा, 3 प्लस, हाँ नहीं, ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 18, 6/18 काट देंगे तो 3 हो जाएगा। 6/18 1/3 हो गया ना, और R डैश 6 18 होगा, 18 तो आएगा, और 60 बाई टोटल रेजिस्टेंस 6, तो हो गया करंट 10 एम्पियर। आगे बात समझ में आई थिंक सबको? अबे क्या कर रहा है? मैं एलसीएम कैसे सिखाऊं तुझे? 6 पता नहीं, 18 से 6 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है, 18 तो खुद 18 को डिवाइड करता ही है। कैसे निकालते हैं? मुझे तो एलसीएम कैलकुलेट करना भी नहीं आता, मैं तो ऐसे देख के अंदाजा लगा लेता हूँ। मैं तो वो भूल भी गया, 6 9 18 वो ऐसे करके करते ना कुछ कुछ, है ना? ऐसे ही तो कुछ करते थे पहले। ऐसा नंबर लिखना होता था जिसे सब डिवाइड हो जाए। नहीं, अरे 3 लिखेंगे, 2 3 और कितना आएगा 6। फिर क्या करते थे अगला? अब तो कुछ ले ही नहीं सकते, ये 2, मुझे नहीं पता, ये वाला मेथड मैंने नहीं सीखा कभी, मतलब सीखा था, मेरे को तो याद भी नहीं था। मैं कभी एलसीएम मुझसे शायद कैलकुलेट ही नहीं किया। या तो कैलकुलेट हो जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डिनोमिनेटर जब आ जाए, उससे भी सही आंसर आता है। हाँ चलो, एलसीएम निकालना भी सीख गया। आज की क्लास में कुछ सीखा मैंने, मैं सच में भूल गया था ये वाला मेथड। हाँ भाई, समझ में आया तुम लोगों को इंडक्टर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से कैसे डील करना है? ओके, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तुम गलती कर सकते हो, तो प्लीज बी केयरफुल। रुक जाना बच्चों, वैल्यूज में डिसाइड कर रहा हूं। चलो, t = 0 पर कितना करंट आएगा बैटरी से, और t = इंफिनिटी पे कितना होगा? हाँ भाई बताओ, सॉल्व करें इसको। t = 0 पे क्या करना है? इंडक्टर की जगह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना दो, यानी गैप कर दो, इंडक्टर वाली लाइन टूट जाएगी। समझ में आ रही है बात? t = 0 पर इंडक्टर की रेजिस्टेंस को 0 कर देना, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो करंट बस इसमें से जाएगा और इसमें से पास कर जाएगा। ओके, आर इक्विवेलेंट हो जाएगी आपकी 12, और करंट आ गया आई थिंक 5 एम्पियर। आया सही तुम लोगों का? किस किस का ठीक आया? आ गया होगा, ठीक है। और t = इंफिनिटी पे क्या करना है? उसको प्लेन वायर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो प्लेन वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? हाँ भाई, आर इक्विवेलेंट कितना होगा?
गलत। अगर ये प्लेन वायर है बच्चों, ये प्लेन वायर है तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया। समझ में आया है नहीं? अगर ये प्लेन वायर है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। हाँ तो मैं बोल के दिया था कि गलत करोगे, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। ये सिर्फ 6 रहेगा और ये 12 रहेगा और 12 और 6 का इक्विवेलेंट शायद 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ओके, ये तो हुई सेल्फ इंडक्टेंस की बात। एक और टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाम से ही समझ में आता है, सेल्फ इंडक्टेंस टेल्स यू अबाउट फ्लक्स ड्यू टू योर ओन करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस विल टेल यू अबाउट फ्लक्स ड्यू टू करंट इन अनदर कॉइल। एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। M21 इज इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। 1 में करंट जाएगा तो 2 में कितना फ्लक्स जनरेट होगा। और बेस्ट पार्ट है कि इट इज इक्वल टू M1 ऑफ 2, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो फिर जब दोनों बराबर ही है तो इनको अलग अलग क्यों माने? एक सिंगल उससे दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल में करंट डाला तो दूसरे में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, दूसरे में करंट डाला तो पहले में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ऐसे समझो, मान लो यहां पर एक कॉइल है n टर्न्स की, ठीक है, इसमें करंट दिया I1 और यहां पर एक दूसरी कॉइल है, इसको स्क्वायर कॉइल बना दिया चलो n टर्न्स का। तो इसमें अगर करंट I1 डाला हमने तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी कुछ लाइंस इसमें से पास कर जाएंगी। तो ड्यू टू करंट इन 1 देयर इज सम फ्लक्स पासिंग थ्रू 2, तो फ्लक्स इन 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। आई बात समझ में या नहीं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मान लो कल को हमने करंट सेकंड में दिया, इसमें करंट दिया I2, अब इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया और वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा इसमें से पास कर जाएगा, तो इसमें फ्लक्स जनरेट हो गया। तो फ्लक्स इन 1 इज नाउ ड्यू टू करंट इन 2, तो फ्लक्स इन 1 कैन बी रिटन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इनटू करंट इन 2। आई बात समझ में? और ये दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं। तो अपने लिए जो इजी रास्ता पड़ रहा होगा उससे कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब किसमें करंट देके दूसरे में फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी पड़ रहा है, बस उससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल की कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी करके बताता हूं, पहले राइट इट डाउन। गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड्स के केस में क्वेश्चन पूछना ज्यादा चांस इसलिए है क्योंकि सोलेनॉइड्स में क्या कर सकते हैं हम, एक सोलेनॉइड को दूसरे के अंदर रख सकते हैं। समझ रहे हो? एक सोलेनॉइड है उसको दूसरे सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर किसी एक में करंट दे, मान लो बाहर वाले में करंट दिया, ठीक है, आउटर वन में हमने करंट दे दिया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि बड़े आराम से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी की सारी नहीं पर बहुत सारी उनमें से अंदर वाले उससे पास कर जाएंगी। मतलब ये तीनों पास कर देंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बनाना चाहूँ तो कोई बात नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसको I1 बोल दिया और अंदर वाले को 2 बोल देंगे, बाहर वाले को 1 बोल दिया, अंदर वाले को 2 बोल दिया। तो वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स इन 2 ड्यू टू करंट इन 1।
ठीक है, फ्लक्स इनटू ड्यू टू करंट इन वन, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इन टू कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इंटू एरिया ऑफ टू। क्या ये बात समझ में आती है? एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स हमने कॉइल 2 के लिए, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया है, कॉइल 1 ने। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ये बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू लेंथ, आई थिंक दोनों की बराबर ली है हमने, तो L मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट N, कौन सा N आएगा बच्चों, 1 का, म्यू नॉट N I, और एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 ये वाला एरिया, ठीक है, तो कितना आया ये, म्यू नॉट N1 N2 A2L into I1, that is flux into second coil due to current in one coil. This thing is nothing but mutual inductance of 2 due to 1. और मजे की बात यह है, जब हम उल्टा करेंगे कैलकुलेट तब भी आंसर यही आएगा, एरिया तब भी छोटे वाले का ही लेना पड़ेगा। कैसे, अभी बताता हूं, पहले इसको लिख लो। ओके, हो गया? हाँ, एक बार फिर से सेम ड्राइंग बनाऊंगा, इस बार अंदर वाले में करंट दूंगा और बाहर वाले में हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यहीं पे ट्राई करूं देने की, ऐसा दोबारा तो बनाना ही पड़ेगा। इस बार हम करंट अंदर वाले में दे रहे हैं, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा ही होगा, ठीक है, और हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है आउटर वाले में, सॉरी phi1, तो phi1 will be equal to number of turns into 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, और एरिया बच्चों अभी भी 2 का ही लेना पड़ेगा। कोई ये बता सकता है कि जब हम फ्लक्स 1 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब भी हम एरिया 2 का क्यों ले रहे हैं? ये बड़ा वाला एरिया, ऐसे समझना कि अगर इस एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस रिंग का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया में ही प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई छोटे वाले एरिया में करना पड़ेगा ना। भले ही फ्लक्स हमें बड़े रिंग का कैलकुलेट करना है, पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर इतने पोर्शन में ही प्रेजेंट है, तो भले ही फ्लक्स हमें बड़े वाले सोलेनॉइड का करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले ने तो सिर्फ अपने अंदर ही क्रिएट किया होगा, तो फिर हमें एरिया कौन सा लेना चाहिए, द स्मॉल वन। तो दोनों ही केस में एरिया जो है वो छोटे वाले का ही काउंट हो, तो N1 हो जाएगा N स्मॉल N1 इंटू L, B2 हो जाएगा म्यू NI, और A2 अभी भी A2 है। फ्लक्स ड्यू टू 1 आया म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू L इंटू I2, ये क्या आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है। लिख लो इसको सब लोग। हाँ, बारिश होने लगी यहाँ पर, अब नेट कट और स्लो हो जाएगा, बारिश होने लगी। वेडनेसडे की क्लास तक ईएमआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, मैं वेडनेसडे को उनके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। जो तुमसे हो जाए अच्छा, जो नहीं हो उसका वीडियो सॉल्यूशन मेरा ही देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। दैट क्लियर? आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर लगभग 15 साल के क्वेश्चंस कवर कर लूंगा, ठीक है। हाँ, उतने आने जरूरी है, बाकी तो बाद में स्टडी मटेरियल एक बार खुलता है तो कॉमन कुछ करने की कोशिश करेंगे, तब उसके भी सॉल्यूशन बना दूंगा, पर एटलीस्ट जेईई मेंस और एडवांस के 15 साल के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ठीक है। हाँ, अब उनमें से ही क्वेश्चन आने का चांस बढ़ गया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं मेंस के लिए तो लोग बहुत इनोवेटिव नहीं हो सकते, इसलिए सेम क्वेश्चन आने के चांस अब बहुत ज्यादा है। सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन। इज दैट क्लियर?